नमस्कार। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि द्वितीय से संबंधित पिछले अंक में हम बात किए थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे 1786 के अधिनियम के बारे में, 1793 के चार्टर कानून के बारे में। चार्टर कानून 1813 तथा चार्टर अधिनियम 1833, फिर 1853 चार्टर अधिनियम पर भी हम आज चर्चा करेंगे। 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेनापति एवं गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां चाहते थे। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या दो मांगे रखी थी। उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, ये एक उनकी पहली मांग थी। और इसके अलावे उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का भी अधिकार प्राप्त हो। ये दोनों शर्तें या इन दोनों शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी जिम्मेदारी पर भारत में शांति, सुरक्षा तथा क्राउन के हितों के असाधारण मामलों में अपनी परिषद के स्वचालित प्रक्रिया को रद्द कर अपने नियंत्रण के अधीन करने की शक्ति प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे 1793 का चार्टर कानून के बारे में। 1793 का चार्टर कानून के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया था। इसके अलावा 1793 के चार्टर कानून के तहत गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे अथवा मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। फिर इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। कंपनी को यह प्राधिकार दिया गया कि वह भारत में व्यापार हेतु व्यक्तियों के साथ ही अपनी अधिकारियों को भी लाइसेंस दे सके। इसे विशेषाधिकार या देश के व्यापार के रूप में जाना गया। इसने चीन में अफीम भेजने की शुरुआत की। इस प्रावधान के तहत इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसके अलावा कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की भी अनुमति प्रदान की गई इस 1793 के चार्टर कानून के तहत। इस व्यवस्था या इसमें यह व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों अथवा इनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। कंपनी को अपने सभी खर्चों के बाद भारतीय राजस्व में से वार्षिक रूप से
5 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर चार्टर कानून 1813 आई। इस अधिनियम की विशेषताएं यह थी कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार अथवा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुत्वता को प्रकट व स्थापित किया। इसके अलावा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों व राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस कानून ने ईसाई मशीनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश व्यापारियों इंजीनियरों को भारत आने एवं यहाँ बसने की अनुमति दे दी गई, परंतु इसके लिए उन्हें संचालन मंडल से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। फिर इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई थी इस चार्टर कानून 1813 के तहत। अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम अर्थात 1833 का चार्टर अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं थी, जिसमें से यह है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल्स को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इस 1833 चार्टर अधिनियम के तहत थे। चीन के साथ कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं उसे यथाशीघ्र अपने वाणिज्यिक व्यवस्था को बंद करने को कहा गया। इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल्स को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर
एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय व रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है या वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दी गई। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकारी या कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही व उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। फिर आती है बात 1853 के चार्टर अधिनियम की। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की खासियत यह है कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस तरह विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही। अगले
वीडियो में हम फिर बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण व विकास के अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों व भारतीय संविधान के अन्य विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज का यह वीडियो 2 किताबों पर आधारित है, जिसमें पहला एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की राज्य व्यवस्था जो 7वां एडिशन है और इसके पब्लिशर मैकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई है, और दूसरी किताब भारतीय राज्य व्यवस्था जिसके लेखक कल्पना राजाराम एवं राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। यह 10वां संस्करण स्पेक्ट्रम बुक प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। धन्यवाद।